एक्ट 75 हिंदी, अध्याय 386, अध्याय 229, रक्त फीनिक्स विकास जानवर के खिलाफ लड़ाई भाग 2। बायलिंग ने पलटकर देखा तो उसके पीछे कोई खड़ा था। वह ली बेई थी जिसे ली परिवार ने राष्ट्रीय धर्मगुरु के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा था। ली बेई पेड़ों पर मुस्कुराते हुए बैठी थी, बायलिंग को देख रही थी और बोली, आपके आत्मा जानवर के पास केवल एक ही कौशल हो सकता है, लेकिन ये काफी शक्तिशाली लगता है। बायलिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अवधि के दौरान झोंग नान आपदा भक्षण करने वाले जानवर को विशेष प्रशिक्षण दे रहा था और वास्तव में उसकी क्षमताओं में सुधार हो रहा था। लेकिन अभी भी इसमें केवल एक ही कौशल था, जो दूर से वस्तुओं को निगलना था। हालांकि ये सफेद अजगर एक आत्मा ड्रैगन में विकसित हो सकता है, लेकिन इस स्तर पर इसकी लड़ाकू शक्ति काफी कम है। ली बेई ने बोलते हुए अपने 3 आत्मा जानवरों को छोड़ दिया। पहला था इवोल्यूशन बीस्ट, जो स्पिरिट ड्रैगन से पहले था, व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट। दूसरा था इवोल्यूशन बीस्ट, जो ब्लड फीनिक्स, ब्लड स्पिरिट बीस्ट से पहले था। तीसरा था इवोल्यूशन बीस्ट, जो इंक किलिन, इंक्रॉप बीस्ट से पहले था। इनमें से प्रत्येक आत्मा जानवर कुलीनों में से एक था, जो ली परिवार की संपत्ति और ली बेई के लिए उनकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता था। प्रतिद्वंद्वी के 3 स्पिरिट बीस्ट्स के बाहर होने के कारण बायलिंग के 3 स्पिरिट बीस्ट स्वाभाविक रूप से कमजोर हो गए थे। बायलिंग कुछ परेशान थी क्योंकि अंतरिक्ष की शक्ति यहां विशेष रूप से सीलबंद थी। झांग जिन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर यूनिकॉर्न ने यहां अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया तो इससे द्वीप की दीवार को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उसे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह था कि अब बायलिंग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ली बेई को लंबे समय से इसकी उम्मीद थी और वह मुस्कुराते हुए बायलिंग से बोले, इसे सौंप दो, नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। बायलिंग ने ली बेई को आते देखा, उसका चेहरा लगातार अप्रिय होता जा रहा था। लेकिन वो पहले वाली बायलिंग नहीं थी। उसने ली बेई की तरफ देखा, मानो उसका सीधा सामना करने का इरादा हो। हालांकि वह जानती थी कि ली बेई के खिलाफ उसकी जीत की संभावना बहुत कम थी। निश्चित रूप से, जब बायलिंग के आपदा भक्षण करने वाले जानवर और लाल पंख वाले मुर्गे ने एक चाल चली, तो आपदा भक्षण करने वाले जानवर का दूर से वस्तुओं को निगलने का कौशल वास्तव में दुर्जेय था, लेकिन उसके पास केवल एक ही चाल थी। सबसे पहले आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने ली बेई के सफेद बार ड्रैगन जानवर को लगभग निगल लिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के दूसरे आत्मा जानवर ने समय पर सहायता प्रदान की। ली बेई क्षण भर के लिए चौंक गए और फिर उन्होंने अपने 3 आत्मिक जानवरों को स्थिति से सावधानीपूर्वक निपटने का आदेश दिया। बायलिंग के पास पहले से ही एक युद्ध सक्षम आत्मा जानवर की कमी थी, और अब जब आपदा भक्षण करने वाले जानवर की एकमात्र चाल का प्रतिकार कर दिया गया, तो वह जल्दी ही हार गई। विपत्ति भक्षी जानवर और लाल पंख वाला मुर्गा दोनों घायल होकर जमीन पर पड़े थे। ली बेई बायलिंग के करीब गई और बोली, अंडा सौंप दो। बायलिंग ने अपने दांत भींच लिए। इस समय उसके भीतर शक्ति की गहरी इच्छा उबल रही थी। शक्ति के बिना वो उन चीजों की रक्षा नहीं कर सकती थी जिनकी वह रक्षा करना चाहती थी। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए वह अनिच्छा से आत्मा अंडा सौंपने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, जिसने बायलिंग को उसकी निराशा में स्तब्ध कर दिया। मैं वह अंडा ले लूंगा। अंडा छोड़ दो और तुम जा सकते हो। ... यह आवाज सुनकर ली बेई एक पल के लिए चौंक गई। उसने सोचा था कि वह एक मेंटिस है जो सिकाडा पकड़ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक गौरैया है। लेकिन ली बेई बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई। सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप के बारे में हालांकि कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां कुलीन लोग एकत्रित होते हैं और ताकत के बल पर विजय प्राप्त की जाती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अधिक भयावह है। इस द्वीप पर मानवीय रिश्तों की जटिलताएं अभी भी मौजूद थीं। ली परिवार द्वारा समर्थित फिर किसने उन्हें अपमानित करने का साहस किया? यहां तक कि गूनिंग जैसा व्यक्ति भी 2 बार सोचेगा। ली बेई आवाज पहचान नहीं पाए, लेकिन बायलिंग और उसके 3 आत्मिक जानवर उसे अच्छी तरह पहचान गए। बायलिंग की आंखें भी चमकने लगीं। इस समय ली बेई की आवाज गूंजी, कितना अहंकार! ली परिवार के ली बेई की नजर जिस चीज पर है उसे छीनने की हिम्मत। ली बेई के शब्द निकलते ही कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जैसे ही उसे लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी डर गया है, एक आकृति प्रकट हुई जिसके साथ एक आवाज थी, मुझे परवाह नहीं कि आप ली परिवार से कौन हैं। यदि आप स्पिरिट अकादमी के किसी व्यक्ति को धमकाते हैं तो क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है? जैसे ही उसने ये कहा, लिन चेन 3 आत्मिक जानवरों के साथ प्रकट हुआ। जब बायलिंग ने लिन चेन को देखा तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए।
हालांकि वे केवल आधे साल से ही अलग थे, बाय लिंग के लिए ली यूगू और लिन चेन उसके सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद लोग थे। स्वर्गीय राजधानी में उसे यह एहसास नहीं मिल सका। यहां तक कि झोंग नान के साथ भी अभी भी दूरी का एहसास था। लिन चेन अपनी आंखों में मुस्कान लिए छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ा। वास्तव में वह अभी कुछ समय पहले ही यहां आया था। सफेद अजगर द्वारा पेड़ों को उखाड़ने की आवाज सुनकर वह यहां खींचा चला आया था। उसने यहां बाय लिंग से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता होना चाहिए था कि नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट से इतने सारे लोगों को यहां भेजा गया है, वह उनमें से एक होंगी। लिन चेन धीरे धीरे बाय लिंग के पास गया और देखा कि वह रोने वाली थी, और कहा, अब सब ठीक है। बाय लिंग ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि लिन चेन और अन्य लोग हमेशा उसकी देखभाल करते रहे थे, यही कारण था कि वह मजबूत बनना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा कि एक दिन उसके पास उन लोगों की रक्षा करने की क्षमता होगी जिन्हें वह बचाना चाहती है, बजाय इसके कि वह हमेशा संरक्षित रहे। जियाओ बाई ने भी उसकी ओर देखकर मुआ किया और बाय लिंग ने अंततः उसका उत्साह बढ़ाया, मुस्कुराते हुए और जियाओ बाई का अभिवादन किया। मुंह छोटी लोमड़ी गुस्से से चिल्लाते हुए बैल के सिर पर कूद पड़ी। आप भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, बाय लिंग ने हंसते हुए कहा और फिर बड़े सफेद भालू का अभिवादन किया। इस दृश्य ने ली बेई को बहुत असंतुष्ट महसूस कराया। इसका क्या मतलब था? मैं अभी भी यही हूं, आप इस भावनात्मक पुनर्मिलन के साथ क्या कर रहे हैं? ली बेई ने लिन चेन के 3 आत्मिक जानवरों पर नजर डाली और जल्दी से समझ गया कि लिन चेन कौन था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, तो ये हमारे जानवर लड़ाई सम्मेलन का चैंपियन है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन लिन चेन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। इन शब्दों को सुनकर ली बेई ने तुरंत अपना संयम खो दिया, क्रोध से भर गया और अपने आत्मिक जानवरों को हमला करने का आदेश देते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि आपने एक जानवर लड़ाई सम्मेलन में भाग लिया, क्या आपको लगता है कि अब आप अजेय हैं? 2 बाय लिंग ने पलटकर देखा तो उसके पीछे कोई खड़ा था। वह ली बेई थी जिसे ली परिवार ने राष्ट्रीय धर्मगुरु के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा था। ली बेई पेड़ों पर मुस्कुराते हुए बैठी थी, बाय लिंग को देख रही थी और बोली, आपके आत्मा जानवर के पास केवल एक ही कौशल हो सकता है, लेकिन ये काफी शक्तिशाली लगता है। बाय लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अवधि के दौरान झोंग नान आपदा भक्षण करने वाले जानवर को विशेष प्रशिक्षण दे रहा था और वास्तव में उसकी क्षमताओं में सुधार हो रहा था। लेकिन अभी भी इसमें केवल एक ही कौशल था, जो दूर से वस्तुओं को निगलना था। हालांकि ये सफेद अजगर एक आत्मा ड्रैगन में विकसित हो सकता है, लेकिन इस स्तर पर इसकी लड़ाकू शक्ति काफी कम है। ली बेई ने बोलते हुए अपने 3 आत्मा जानवरों को छोड़ दिया। पहला था इवोल्यूशन बीस्ट, जो स्पिरिट ड्रैगन से पहले था, व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट। दूसरा था इवोल्यूशन बीस्ट, जो ब्लड फीनिक्स, ब्लड स्पिरिट बीस्ट से पहले था। तीसरा था इवोल्यूशन बीस्ट, जो इंक किलिन, इंक्रॉप बीस्ट से पहले था। इनमें से प्रत्येक आत्मा जानवर कुलीनों में से एक था, जो ली परिवार की संपत्ति और ली बेई के लिए उनकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता था। प्रतिद्वंद्वी के 3 स्पिरिट बीस्ट्स के बाहर होने के कारण बाय लिंग के 3 स्पिरिट बीस्ट स्वाभाविक रूप से कमजोर हो गए थे। बाय लिंग कुछ परेशान थी क्योंकि अंतरिक्ष की शक्ति यहां विशेष रूप से सीलबंद थी। झांग जिन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर यूनिकॉर्न ने यहां अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया तो इससे द्वीप की दीवार को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उसे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह था कि अब बाय लिंग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ली बेई को लंबे समय से इसकी उम्मीद थी और वह मुस्कुराते हुए बाय लिंग से बोले, इसे सौंप दो, नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। बाय लिंग ने ली बेई को आते देखा, उसका चेहरा लगातार अप्रिय होता जा रहा था। लेकिन वो पहले वाली बाय लिंग नहीं थी। उसने ली बेई की तरफ देखा, मानो उसका सीधा सामना करने का इरादा हो। हालांकि वह जानती थी कि ली बेई के खिलाफ उसकी जीत की संभावना बहुत कम थी। निश्चित रूप से जब बाय लिंग के आपदा भक्षण करने वाले जानवर और लाल पंख वाले मुर्गे ने एक चाल चली, तो आपदा भक्षण करने वाले जानवर का दूर से वस्तुओं को निगलने का कौशल वास्तव में दुर्जेय था, लेकिन उसके पास केवल एक ही चाल थी। सबसे पहले आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने ली बेई के सफेद बार ड्रैगन जानवर को लगभग निगल लिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के दूसरे आत्मा जानवर ने समय पर सहायता प्रदान की। ली बेई क्षण भर के लिए चौंक गए और फिर उन्होंने अपने 3 आत्मिक जानवरों को स्थिति से सावधानीपूर्वक निपटने का आदेश दिया। बाय लिंग के पास पहले से ही एक युद्ध सक्षम आत्मा जानवर की कमी थी, और अब जब आपदा भक्षण करने वाले जानवर की एकमात्र चाल का प्रतिकार कर दिया गया, तो वह जल्दी ही हार गई।
विपत्ति भक्षी जानवर और लाल पंख वाला मुर्गा दोनों घायल होकर जमीन पर पड़े थे। ली बेई बायलिंग के करीब गई और बोली, अंडा सौंप दो। बायलिंग ने अपने दांत भींच लिए। इस समय उसके भीतर शक्ति की गहरी इच्छा उबल रही थी। शक्ति के बिना वो उन चीजों की रक्षा नहीं कर सकती थी जिनकी वह रक्षा करना चाहती थी। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए वह अनिच्छा से आत्मा अंडा सौंपने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई जिसने बायलिंग को उसकी निराशा में स्तब्ध कर दिया। मैं वह अंडा ले लूंगा। अंडा छोड़ दो और तुम जा सकते हो। ... यह आवाज सुनकर ली बेई एक पल के लिए चौंक गई। उसने सोचा था कि वह एक मेंटिस है जो सिकाडा पकड़ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक गौरैया है। लेकिन ली बेई बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई। सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप के बारे में हालांकि कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां कुलीन लोग एकत्रित होते हैं और ताकत के बल पर विजय प्राप्त की जाती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अधिक भयावह है। इस द्वीप पर मानवीय रिश्तों की जटिलताएं अभी भी मौजूद थीं। ली परिवार द्वारा समर्थित फिर किसने उन्हें अपमानित करने का साहस किया? यहां तक कि गूनिंग जैसा व्यक्ति भी 2 बार सोचेगा। ली बेई आवाज पहचान नहीं पाए, लेकिन बायलिंग और उसके 3 आत्मिक जानवर उसे अच्छी तरह पहचान गए। बायलिंग की आंखें भी चमकने लगीं। इस समय ली बेई की आवाज गूंजी, कितना अहंकार! ली परिवार के ली बेई की नजर जिस चीज पर है उसे छीनने की हिम्मत। ली बेई के शब्द निकलते ही कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जैसे ही उसे लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी डर गया है, एक आकृति प्रकट हुई जिसके साथ एक आवाज थी, मुझे परवाह नहीं कि आप ली परिवार से कौन है। यदि आप स्पिरिट अकादमी के किसी व्यक्ति को धमकाते हैं तो क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है? जैसे ही उसने ये कहा, लिन चेन 3 आत्मिक जानवरों के साथ प्रकट हुआ। जब बायलिंग ने लिन चेन को देखा तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। हालांकि वे केवल आधे साल से ही अलग थे, बायलिंग के लिए लियूगू और लिन चेन उसके सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद लोग थे। स्वर्गीय राजधानी में उसे यह एहसास नहीं मिल सका। यहां तक कि झोंग नान के साथ भी अभी भी दूरी का एहसास था। लिन चेन अपनी आंखों में मुस्कान लिए छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ा। वास्तव में वह अभी कुछ समय पहले ही यहां आया था। सफेद अजगर द्वारा पेड़ों को उखाड़ने की आवाज सुनकर वह यहां खींचा चला आया था। उसने यहां बायलिंग से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता होना चाहिए था कि नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट से इतने सारे लोगों को यहां भेजा गया है, वह उनमें से एक होंगी। लिन चेन धीरे धीरे बायलिंग के पास गया और देखा कि वह रोने वाली थी, और कहा, अब सब ठीक है। बायलिंग ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि लिन चेन और अन्य लोग हमेशा उसकी देखभाल करते रहे थे, यही कारण था कि वह मजबूत बनना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा कि एक दिन उसके पास उन लोगों की रक्षा करने की क्षमता होगी जिन्हें वह बचाना चाहती है, बजाय इसके कि वह हमेशा संरक्षित रहे। जियाओबाई ने भी उसकी ओर देखकर मून किया और बायलिंग ने अंततः उसका उत्साह बढ़ाया, मुस्कुराते हुए और जियाओबाई का अभिवादन किया। मुंह छोटी लोमड़ी गुस्से से चिल्लाते हुए बैल के सिर पर कूद पड़ी। आप भी इसमें शामिल हैं, ठीक है? बायलिंग ने हंसते हुए कहा और फिर बड़े सफेद भालू का अभिवादन किया। इस दृश्य ने ली बेई को बहुत असंतुष्ट महसूस कराया। इसका क्या मतलब था? मैं अभी भी यही हूं, आप इस भावनात्मक पुनर्मिलन के साथ क्या कर रहे हैं? ली बेई ने लिन चेन के 3 आत्मिक जानवरों पर नजर डाली और जल्दी से समझ गया कि लिन चेन कौन था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, तो ये हमारे जानवर लड़ाई सम्मेलन का चैंपियन है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन लिन चेन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। इन शब्दों को सुनकर ली बेई ने तुरंत अपना संयम खो दिया, क्रोध से भर गया और अपने आत्मिक जानवरों को हमला करने का आदेश देते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि आपने एक जानवर लड़ाई सम्मेलन में भाग लिया, क्या आपको लगता है कि अब आप अजेय हैं? रक्त फीनिक्स विकास जानवर के खिलाफ लड़ाई भाग 3। जब वे बोल रहे थे, 3 आत्मिक जानवर पहले से ही हमला करने के लिए तैयार थे। सफेद बार ड्रैगन जानवर स्तर 39, रक्त आत्मा जानवर स्तर 33, इंक रॉक बीस्ट स्तर 25। ली बेई का प्रत्येक आत्मिक जानवर लिन चेन से उच्च स्तर का था, इसलिए ली बेई बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, वह थोड़ा हंसना भी चाहता था। ये देखकर लिन चेन आदेश देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने देखा कि बड़ा सफेद भालू उत्तेजना से कांप रहा था। अंततः एक लड़ाई लड़नी है। स्वाभाविक रूप से ये रोमांचित था। लापरवाह मत बनो, लिन चेन ने ऊंची आवाज में कहा। बड़े सफेद भालू ने गंभीरता से सिर हिलाया। ली जाइकिंग के जमाने से ही उसने लड़ाइयों के प्रति हमेशा सतर्क रवैया अपनाया था।
ये भी समझ में आ गया कि यद्यपि अब वह अधिक मजबूत हो गया है, तथापि उससे भी अधिक मजबूत लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। जियाओबाई और जियाओहोंग की तरह वे भी उसकी नज़र में राक्षसी प्राणी ही बने रहे। वर्तमान बिग व्हाइट बियर अभी भी उनसे मुकाबला नहीं कर सका है। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के तीसरे स्पिरिट बीस्ट का सामना करते हुए बिग व्हाइट बियर में पूर्ण आत्मविश्वास और आश्वासन था। जाना, ली बेई चिल्लाए और एक पल के लिए तीन आत्मिक जानवर तीन तरफ से एक दूसरे से भिड़ गए। राजा विरुद्ध राजा, सैनिक विरुद्ध सैनिक। ली बेई का विचार लिन चेन के समान ही था। वह लिन चेन के खिलाफ उचित और सीधे तरीके से जीतने की आशा रखता था। इस तरह जब इस पर बात की जाएगी तो ये बेहतर लगेगा। आखिरकार लिन चेन अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे ही वे बोले, सबसे पहले रक्त आत्मा जानवर आगे बढ़ा और छोटी लोमड़ी पर हमला कर दिया। रक्त आत्मा जानवर एक विशाल पंख वाला रक्त पक्षी था, जिसके काले पंख और तीखे पंजे थे, जो देखने में काफी भयावह लग रहा था। इसकी शुरुआत अपने कौशल 2 को प्रदर्शित करके हुई, रक्तपिपासु उन्माद। फिर उसने आकाश की ओर एक भयंकर चीख मारी, ऊपर की ओर उड़ी और हवा में 6 चमगादड़ जैसी मायावी आत्माओं को बुला लिया। जिस क्षण वे मायावी आत्माएं प्रकट हुईं, वे छोटी लोमड़ी की ओर दौड़ पड़ी। छोटी लोमड़ी तेजी से भागने लगी और उसी समय एक सुपर फ्लेम बम फेंक दिया। लेकिन वे 6 ब्लड बेथ सुपर फ्लेम बम से टकरा गए और आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी चोट के बच गए। रक्त आत्मा जानवर ये देखकर उपहासपूर्वक मुस्कुराया। यह दृश्य देखकर छोटी लोमड़ी क्रोधित हो गई और तुरंत ही ट्रू फ्लेम मोड में प्रवेश कर गई तथा एक ज्वलंत तूफान उगलने लगी। ट्रू फ्लेम मोड में ज्वलंत तूफान कुछ ऐसा था जिसका सामना इल्यूजन स्पिरिट्स नहीं कर सकते थे। वे संपर्क में आने पर एक धमाके के साथ फट जाते थे और फिर धूल में बदल जाते थे। हालांकि इस समय असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। रक्त आत्मा जानवर ने अचानक अपने बादल जैसे पंख फड़फड़ाए और एक क्षण में एक भयानक रक्त लाल तूफान अचानक प्रकट हो गया। रक्त लाल तूफान प्रलय की घोषणा करने वाले तूफान की तरह दुनिया को नष्ट करने वाले वेग के साथ लिटिल फॉक्स की ओर बढ़ा। छोटी लोमड़ी, जो अभी भी कुछ क्षण पहले अपनी सांसें संभाल रही थी, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और निर्दयतापूर्वक रक्त लाल तूफान के केंद्र में बह गई। तूफान के भीतर छोटी लोमड़ी को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके चारों ओर की रक्त ऊर्जा अनगिनत तीखे ब्लेडों की तरह थी, जो लगातार उसके शरीर को काट रही थी। उसकी आंतरिक रक्त ऊर्जा स्पष्ट रूप से समाप्त हो रही थी और उसके हृदय में अभूतपूर्व बेचैनी की भावना उमड़ रही थी। इस बीच रक्त लाल तूफान के बीच रक्तात्मा राक्षस उन्माद में मग्न था। तूफान में उसका शरीर टिमटिमा रहा था और हर टिमटिमाहट के साथ उसकी ताकत भी बढ़ रही थी। वह समृद्ध रक्त ऊर्जा और अंधकार का आनंद ऐसे ले रहा था मानो वह इस संसार का स्वामी हो। इस समय उसे पूरा विश्वास था कि विजय उसकी मुट्ठी में है। एक तरफ खड़े होकर ली बेई ने रक्त आत्मा जानवर को यह चाल चलते देखा और समझ गया कि इसका उद्देश्य लड़ाई को समाप्त करना है। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसने अपनी बाहें पार की और जोर से हंसा। लिन चेन, मैंने सुना है कि तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल तकनीक का अभ्यास करता है। मुझे आश्चर्य है कि इस तथाकथित अंतिम कौशल में कितनी शक्ति है। लिन चेन ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराया। ली बेई को रक्त आत्मा जानवर पर पूर्ण विश्वास था और लिन चेन भी ऐसा ही महसूस करता था। ट्रू फ्लेम मोड में हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल कोई मजाक नहीं था। ली बेई ने आत्मविश्वास से अपना हाथ लहराया और जोर से रक्त आत्मा जानवर को पुकारा। रक्त आत्मा जानवर 5वें कौशल का उपयोग करे। वह अच्छी तरह से जानता था कि रक्त आत्मा जानवर को न केवल छोटी लोमड़ी पर 2 स्तरीय लाभ था, बल्कि एक निर्णायक लाभ भी था, 5वां कौशल, जो छोटी लोमड़ी के पास नहीं था। जैसे ही रक्त आत्मा जानवर को आदेश मिला, वो तेजी से नीचे की ओर उतरा। उसके विशाल पंख अविश्वसनीय गति से पागलों की तरह फड़फड़ाने लगे, जिससे उत्पन्न वायु प्रवाह के कारण आसपास की हवा कांपने लगी। इसके नीचे घने स्याही जैसे रक्त के बादल इकट्ठा होने लगे, जिससे एक विशाल भंवर बन गया, जिसके भीतर रक्त की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे एक ठंडी आभा निकल रही थी। थोड़ी देर के बाद रक्त आत्मा जानवर ने दहाड़ लगाए और रक्त बादल को रक्त लाल झरने की तरह नीचे ले गया। यह इसका 5वां कौशल था, ब्लडफॉल स्काई असॉल्ट। 8 जंगल युद्ध भालू की पहली लड़ाई। छोटी लोमड़ी यह भी जानती थी कि यह रक्तपात कोई नुकसानदायक कौशल नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी क्षमताओं को कमजोर करता था, जबकि प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं को बढ़ाता था। प्रतिद्वंद्वी को बड़ी चाल चलते देख उसने भी पीछे न हटने का निर्णय लिया। उसका फर तुरंत ही खड़ा हो गया और उसकी 5 पूंछें ऊंची उठ गईं, मानो तेज हवा में 5 सुनहरे झंडे जोर जोर से लहरा रहे हों।
जैसे ही पूंछ हिलती, शुद्ध सुनहरी लपटें फव्वारे की तरह फूट पड़ती, चमकदार और झुलसा देने वाली लपटें अपनी तीव्र गर्मी से आतंक फैलाती। इसके साथ ही छोटी लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और एक विशाल ड्रैगन की तरह लाल सुनहरी ज्वाला उगल दी, जिससे एक विशाल अग्नि तूफान बन गया। इसकी पूंछ भी निष्क्रिय नहीं थी, बल्कि एक सुपर फायरबॉल में आग की लपटें इकट्ठा कर रही थी। बगल से देख रहे ली बेई की आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। वह असहाय होकर देख रहा था कि कैसे दो शक्तिशाली कौशल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, उनकी रोशनियां आपस में जुड़ रही थीं और अंततः पूरी तरह से एक हो गईं। विलयित कौशल से और भी अधिक भयानक आभा उत्सर्जित हुई तथा एक सच्चा अग्नि परमाणु बम संघनित हो गया। ये दृश्य देखकर ली बेई की आंखें लाल हो गईं, फिर भी उन्होंने तुरंत हमले का आदेश जारी कर दिया। रक्त आत्मा जानवर ने आदेश प्राप्त करते ही एक गगनभेदी गर्जना की, जो किसी की आत्मा को भेदने में सक्षम प्रतीत होती थी। तभी उसके शरीर पर रक्त लाल चमक बेतहाशा बढ़ गई, जिससे खूनी झरना हमला लिटिल फॉक्स पर भारी बल के साथ बरसने लगा। खूनी झरना एक विशालकाय लाल अजगर की तरह था, जो अपने रास्ते में गहरे अथाह खांचे बना रहा था, जैसे किसी शैतान के पंजों से बने हो। जंग लगातार फुफकार रही थी, जबकि खून की तीखी गंध हवा में तेजी से फैल रही थी, जिससे चारों ओर उबकाई आ रही थी। ये देखकर छोटी लोमड़ी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि वह आगे बढ़ने में असमर्थ है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ में लिया ट्रू फायर न्यूक्लियर बम फेंका, जिससे बम हवा में एक चमकदार चाप बना। ट्रू फायर न्यूक्लियर बम और ब्लडी वाटरफॉल असॉल्ट के बीच संपर्क के समय दोनों गतिरोध की स्थिति में थे तथा सिजलिंग ध्वनि निकल रही थी। हालांकि खूनी झरना हमला अचानक अधिक क्रूर हो गया, एक भूखे जानवर की तरह तुरंत सच्चे अग्नि परमाणु बम को निगल गया। ये देखकर ली बेई के होठों पर विजयी मुस्कान आ गई और रक्त आत्मा जानवर ने विजयी दहाड़ लगाई, क्योंकि पूर्व ने लिटिल फॉक्स की ओर बढ़ते खूनी झरने को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दिल दहला देने वाला अग्नि नियंत्रण बस इतना ही है। गायब हो चुके ट्रू फायर न्यूक्लियर बम को देखकर लिन चेन ने ये सोचकर भी भौहें नहीं चढ़ाई कि अगर लिटिल फॉक्स का ट्रू फायर न्यूक्लियर बम खूनी झरना हमले का भी मुकाबला नहीं कर सकता, तो यह अमर तकनीक के नाम के लायक नहीं होगा। जैसे जैसे खूनी झरना आगे बढ़ता गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि आसपास का वातावरण भय से जम गया है। अचानक एक विसंगति प्रकट हुई, एक चमकदार सुनहरी रोशनी रक्त लाल आवरण की स्याही जैसी सघनता से बाहर निकली, जो एक तीक्ष्ण बाण की तरह झरने की असंख्य बाधाओं को भेदती हुई निकल गई। जल्द ही हवा एक बेचैन कर देने वाली सिज्जर की आवाज से भर गई और एक भयावह दृश्य सामने आया। शुरू में अशांत अजेय खूनी झरना तेजी से गायब हो गया, मानो उबलता पानी अत्यधिक गर्मी से तुरंत वाष्पीकृत हो गया हो, और खून तेजी से गायब हो गया। झरने के भीतर रक्त की धुंध उन्मत्तता से लुढ़क रही थी, दृढ़ता के साथ प्रतिरोध कर रही थी, लेकिन अंततः सुनहरी रोशनी के प्रभाव में विलीन हो गई। उसी समय ट्रू फायर न्यूक्लियर बम का पूर्ण रूप एक बार फिर प्रकट हुआ, जो रक्त आत्मा जानवर की ओर बढ़ने से पहले कुछ देर के लिए वहां मंडराता रहा, मानो खूनी झरने के साथ उसकी झड़प एक मामूली सी बात थी। नहीं, यह असंभव है, ली बेई ने भयभीत होकर कहा। रक्त आत्मा जानवर ने भी इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे आसन घातक खतरे का आभास हुआ और उसकी प्रतिक्रिया तीव्र और जोरदार थी। एक क्षण में उसने अपनी आंतरिक रक्त ऊर्जा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया, जिससे उसके शरीर का रक्त उफनती हुई लहर की तरह उबलने लगा। उसके रोमछिद्रों से गाढ़ा स्याही जैसा रक्त रिसने लगा, जो तेजी से उसके चारों ओर एकत्रित होकर एक मोटे रक्त कोकून में बदल गया तथा उसके पूरे शरीर को इस प्रकार से कस लिया, मानो वह एक अविनाशी सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहा हो। अगले ही क्षण ट्रू फायर परमाणु बम निर्धारित समय पर आग की लपटों की एक लंबी लपटें छोड़ते हुए वहां पहुंचा। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी शक्तिशाली तरंग सभी दिशाओं में फैल गई और हवा में तुरंत आग लग गई। इसके तुरंत बाद खून की तीखी धातु जैसी गंध हवा में फैल गई, जिससे चारों ओर उबकाई आने लगी। ली बेई का दिल गले में आ गया और वह घबराहट से आगे देखने लगा। इसके बाद जो उसने देखा, उससे वह डर के मारे कांप उठा। रक्त आत्मा जानवर खून के एक बड़े तालाब में पड़ा था, उसका मोटा फर जल चुका था, जिससे उसकी जख्मी त्वचा दिखाई दे रही थी। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, प्रत्येक झटके से उसकी सारी शक्ति खत्म होती जा रही थी। जाहिर है कि उसे गंभीर चोटें लगी थीं। परिणाम शब्दों की आवश्यकता से परे तय किया जा चुका था। ली बेई चोटों का आकलन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी, जबकि दूसरा युद्ध क्षेत्र पहले से ही शुरू हो चुका था। यह द्वितीय युद्ध क्षेत्र बिग व्हाइट बियर का था, जो लेवल 25 इन रॉक बीस्ट का सामना कर रहा था।
इनक्रॉक बीस्ट ने बिग व्हाइट बियर पर लेवल 3 का लाभ प्राप्त कर लिया, जो कि एक महत्वपूर्ण बढ़त थी। इनक्रॉक बीस्ट का सिर मजबूत था, जो एक नवोदित किलिन जैसा था, और उसके माथे पर एक उभरा हुआ गहरा काला स्याही वाला जेड सींग था, जो एक अपरिपक्व किलिन सींग जैसा था। उसका पूरा शरीर गहरे भूरे से लेकर गहरे काले रंग की बेसल्ट कवच प्लेटों से ढका हुआ था, जिनकी सतह खुरदरी थी और प्राकृतिक पथरीली लकीरें और बारीक दरारें थीं। दोनों स्पिरिट बीस्ट्स लिटिल फॉक्स के युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए, क्योंकि वे दोनों ही हाथापाई करने वाले स्पिरिट बीस्ट्स थे। इनक्रॉक बीस्ट ने सबसे पहले हमला किया, जिसके उत्तरी बेसल्ट कवच प्लेटें आश्चर्यजनक रूप से ऊपर उठ गईं, जिससे जमीन हिल गई। 8 वीरानों की लड़ाई। भालू की पहली लड़ाई भाग 2। कवच के ये दोनों टुकड़े विशाल हैं, ऊंचे पहाड़ों की तरह आकाश में इतनी ताकत से उछलते हैं कि ऐसा लगता है कि पहाड़ हिल रहे हैं और समुद्र उलट रहे हैं। इसके तुरंत बाद वे हवा में एक तीव्र प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़े और बड़े सफेद भालू की ओर तेजी से टकराए, जिससे हवा संकुचित हो गई और एक तीखी सीटी की आवाज उत्पन्न हुई। प्रतिद्वंद्वी को आगे बढ़ते देख बिग व्हाइट बियर निडर हो गया और उसने तुरंत अपना विकसित रूप सक्रिय कर लिया। भालू का पूरा शरीर चमक उठा, हड्डियां चरमराने लगी, उसका आकार तेजी से फैलने लगा। पलक झपकते ही वह 8 वीरान युद्ध भालू में बदल गया, उसका शरीर अर्ध पारदर्शी हो गया, जिससे एक तीव्र दमन का एहसास हुआ। विकास का नियम। ली बेई आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह विकास के नियम का इस्तेमाल करने में असमर्थ नहीं था। वह बस इतना जानता था कि विकास के नियम के लिए न सिर्फ किस्मत की जरूरत होती है, बल्कि यह कई बार जुआ भी होता है। आमतौर पर कुलीन वर्ग विकास की ऐसी अनिश्चित पद्धति को आसानी से नहीं अपनाता। लिन चेन भी लिटिल फॉक्स की तरफ से युद्ध के मैदान से हट गया और अपना ध्यान इधर केंद्रित कर लिया। आखिरकार इसे बिग व्हाइट बियर की विकास के बाद की पहली सार्थक लड़ाई माना जा सकता है, और यह मुकाबला उससे 3 स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ था। ये तीसरा स्पिरिट बीस्ट युद्ध स्पष्ट रूप से 2 प्रतिद्वंद्वियों के बीच जीत तय करने की कुंजी नहीं था, क्योंकि चाहे कोई भी जीते, इससे युद्ध के समग्र परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि हर कोई ये देखना चाहता था कि वास्तव में कौन सा स्पिरिट बीस्ट अधिक उत्कृष्ट है। हालांकि ली बेई दूसरे आत्मिक जानवर के साथ युद्ध में हार गया था, फिर भी उसकी निगाहें स्थिर रहीं, तथा उसे अपने तीसरे आत्मिक जानवर पर अटूट विश्वास था, जिसे बाहरी लोगों के लिए पहचानना कठिन था। जैसे ही उसने और उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक दूसरे को देखा, आकाश से एक धीमी, दहाड़ने वाली आवाज आने लगी, क्योंकि इनक्रॉक बीस्ट ने छोटे पहाड़ों के आकार के 2 विशाल पत्थरों को उठाया हुआ था, जो 2 उल्कापिंडों की तरह नीचे उतर रहे थे, और उनका लक्ष्य सीधे बिग व्हाइट बियर पर था। बड़े सफेद भालू ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका मूल रूप से मनमोहक रूप अचानक फुर्तीला हो गया। चरण चरण का उपयोग करते हुए इसका गोल, मोटा शरीर बर्फ पर एक नर्तकी की तरह फिसला, 2 तेजी से पीछे की ओर फिसलते हुए 2 विशाल पत्थरों के घातक प्रक्षेप पथ को आसानी से चकमा दे दिया। वह रूप अपनी गोल और मोटी आकृति के कारण विशेष रूप से हास्यास्पद लग रहा था। यह दृश्य इनक्रॉक बीस्ट की नज़र में खुलेआम उपहास जैसा था। स्याही पत्थर वाले जानवर की आंखें गुस्से से फट गईं, उसके माथे के आगे लगे एंटीना से अचानक एक स्याही सी काली चमक निकली और अगले ही पल उसकी गति तेजी से बढ़ गई। हर कदम के साथ एक स्याही सी अवशिष्ट परछाई छूटती जा रही थी, जो बड़े सफेद भालू पर गरजते हुए तेजी से टूट रही थी। ... पलक झपकते ही इनक्रॉक बीस्ट बड़े सफेद भालू के सामने एक भूत की तरह प्रकट हो गया। उसका शरीर थोड़ा नीचे झुका, मांसपेशियां तनी हुई थीं, फिर वह आगे की ओर झपटा, उसके काले नुकीले दांतों का मुंह चौड़ा हो गया, सीधे बड़े सफेद भालू को काटने के इरादे से। उसके मुंह में काले नुकीले दांत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बड़े हुए थे, ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे, तेज खंजर की तरह सीधे बड़े सफेद भालू की गर्दन पर निशाना साध रहे थे। ये स्याही क्षरण दंश इसका विशिष्ट कौशल था। यदि काट लिया जाए तो स्याही का जहर प्रतिद्वंद्वी के शरीर को तेजी से नष्ट कर देता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में बिग व्हाइट बियर की युद्ध जागरूकता युद्ध कानून के तहत सक्रिय हुई, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीछे से आने वाले खतरे को भांपकर उसके बल तुरंत खड़े हो गए। निर्णायक क्षण में बड़े सफेद भालू ने तेजी से अपने पंजे एकजुट किए, तुरंत अपनी ताकत को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली भालू पंजा एकता हमला किया। विशाल भालू के पंजे ने इनक्रॉक जानवर के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिसके साथ एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे इनक्रॉक जानवर कुछ कदम पीछे हट गया, उसके चारों पैर कमजोर हो गए, लगभग गिरने लगे। ये दृश्य देखकर ली बेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये सही नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया सही नहीं लगती।
क्या ये शक्ति कानून नहीं माना जाना चाहिए? ली बेई इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। बड़े सफेद भालू की हथेली से निकली शक्ति वास्तव में शक्ति कानून की थी, लेकिन तीव्र शक्ति प्रकार का कोई मतलब नहीं था। क्या गति और शक्ति दोनों होने से ये लगभग अजेय नहीं हो जाएगा? ली बेई को यह अच्छी तरह पता था कि इस दुनिया में कुछ भी अजेय नहीं है। दोनों स्पिरिट बीस्ट्स के बीच कई राउंड की लड़ाई हुई, फिर भी बिग व्हाइट बियर ने युद्ध जागरूकता और शक्तिशाली ताकत पर भरोसा करते हुए इंक्रोप बीस्ट के सभी हमलों का जवाब दिया। जितना अधिक वह लड़ता गया, उतना ही अधिक इंक्रोप बीस्ट लड़खड़ाता गया तथा उसकी गति तेजी से कम होती गई। ली बेई को एहसास हुआ कि यह अब और नहीं चल सकता। वह अचानक इंक्रोप बीस्ट पर चिल्लाया, इसकी सुरक्षा कमजोर है, इसे गिरा दो। ये सुनकर स्याही शिला राक्षस पुनः अपने होश में आया। क्रोध में दहाड़ा अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को एकाग्र किया, जिससे उसका स्याही जेड कवच चमक उठा। दरार की स्याही नीली रोशनी नदी की तरह बहने लगी। इसने कुछ समय के लिए आध्यात्मिक स्याही में खुद को लपेट लिया, जिससे एक अस्पष्ट लेकिन भयंकर स्याही के रंग का किलिन प्रेत बन गया। यह इसका चौथा कौशल था, इन जेड क्विलिन स्ट्राइक। क्षण भर के लिए किलिन प्रेत का रूप धारण करने और आक्रमण करने में सक्षम। ये चाल वास्तव में एक दिव्य पशु कौशल थी, जो इसकी वंश परंपरा की गुणवत्ता को दर्शाती थी। उनके पास यह विचार था, लेकिन बिग व्हाइट बियर के पास यह विचार उससे भी पहले था। युद्ध कानून में प्रवेश करने पर बड़े सफेद भालू का मस्तिष्क युद्ध संबंधी जानकारी से भर गया। उसे लिन चेन की सलाह स्पष्ट रूप से याद थी, अब वह लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकता था। इस प्रकार इंक्रोप बीस्ट के हमला करने से पहले ही उसने अपनी चाल चल दी थी। क्रोध से उसकी आंखें फैल गईं और वह आकाश की ओर दहाड़ा। ध्वनि तरंगे गड़गड़ाहट की तरह बिखर गईं। इस क्षण वह अब पीछे नहीं हटता तथा अपने भीतर लंबे समय से सुप्त शक्ति और प्रज्वलित युद्ध की मंशा को पूरी तरह से मुक्त कर देता है। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की ऊर्जा किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा खींची जा रही हो, और वह आश्चर्यजनक गति से उसके हाथों की ओर पागलों की तरह एकत्रित हो रही हो। 8 जंगली लड़ाई भालू की पहली लड़ाई भाग 3। उसके हाथ की हथेली में एक हल्की चमक वाली ऊर्जा भंवर धीरे धीरे बनने लगी, जो तेजी से घूम रही थी और हल्की भिनभिनाहट की आवाज निकाल रही थी। जैसे जैसे भंवर तेजी से घूमता गया, उसमें से धीरे धीरे एक सफेद युद्ध कुल्हाड़ी निकलती गई। युद्ध कुल्हाड़ी का डिजाइन प्राचीन था, जिससे सौम्य किंतु दमनकारी चमक निकलती थी। कुल्हाड़ी। ली बेई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हालांकि वह इस कुल्हाड़ी की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका, लेकिन वह और स्याही पत्थर का जानवर दोनों ही उसमें छिपी भयानक आभा को साफ साफ महसूस कर सकते थे। एक पल के लिए ली बेई की आंखों में ईर्ष्या और जलन की एक झलक दिखाई दी, और उसने मन ही मन सोचा कि एक प्रतिष्ठित ली परिवार के सदस्य का आत्मिक जानवर एक दूरदराज के इलाके से आए आत्मिक जानवर से कैसे मेल नहीं खा सकता। जब युद्ध कुल्हाड़ी सामने आई, तो बड़े सफेद भालू ने कुल्हाड़ी के हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया और गर्व से खड़ा हो गया। इससे एक अदृश्य आभा निकलती थी, जो हल्के से प्रभुत्व का एहसास कराती थी। इंक्रोप जानवर ने इस शक्तिशाली धमकी को महसूस किया और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए, साहस जुटाया और बड़े सफेद भालू पर हमला कर दिया। वह गुस्से से दहाड़ा, उसकी आवाज चारों ओर गड़गड़ाहट की तरह फैल गई। इसके तुरंत बाद इसने बिना किसी हिचकिचाहट के जेड क्विलिन स्ट्राइक को छोड़ दिया। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी रहस्यमयी शक्ति से आच्छादित हो गया हो, और वह आकाश में विचरण कर रहे किसी दिव्य पशु की तरह तेजी से बड़े सफेद भालू की ओर बढ़ रहा हो। इसकी सतह पर स्याही के रंग की लपटें आकाश में चमकते उल्कापिंड की चमक की तरह भड़क रही थीं, असाधारण रूप से चकाचौंध करने वाली, मानो जलती हुई स्याही जेड एक भयावह आभा उत्सर्जित कर रही हो। इस समय बड़े सफेद भालू के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। भालू कुल्हाड़ी एकता। साधारण खोपड़ी रक्षक अचानक सुनहरी लपटों में फूट पड़ा और झुलसती आग रक्षक से दहाड़ते हुए जानवर की तरह बाहर निकली। भालू की क्रोधित दहाड़ की ध्वनि कानों में गूंज उठी। उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया, मांसपेशियां एकदम से पूरी तरह खींचे हुए धनुष की तरह तन गईं, और अपनी पूरी ताकत से उसने आगे की ओर प्रहार किया। कुल्हाड़ी की धार हवा में फटती हुई तेज सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी, मानो मौत का बुलावा हो। 3 गहरे लाल रंग के निशान धीरे धीरे हवा में उभरे, जो अंतरिक्ष के ताने बाने में फटे घावों जैसे लग रहे थे। ये 3 निशान 3 रक्त लाल अजगरों की तरह आने वाले इंक्रोप जानवर की ओर दौड़े। जिस क्षण ब्लेड ने इंक्रोप बीस्ट को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ, मानो दुनिया के किसी विशालकाय ड्रम पर जोरदार प्रहार हुआ हो।
इस भीषण टक्कर से आसपास की जमीन हिल गई और धूल का एक विशाल बादल उठ गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये प्रहार किसी काले उल्कापिंड से टकराया हो और उसमें से चमकदार रोशनी फूट पड़ी हो। स्याही चट्टान जानवर चट्टान की तरह कठोर शल्कों से ढका हुआ था। प्रत्येक शल्क ठंडी चमक के साथ चमक रहा था। उसकी आंखें भयंकर थीं और उसके मजबूत अंग जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे, जिससे एक धीमी ध्वनि निकल रही थी। उनके नीचे की जमीन हल्की सी कांप उठी, मानो इस भीषण युद्ध के कारण धरती ही हिल गई हो। ली बेई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा कि इन क्रॉप बीस्ट, जो कि बिग व्हाइट बियर से 3 स्तर ऊंचा है, सिद्धांत रूप में उसका पलड़ा भारी होना चाहिए। निश्चित रूप से वह हार नहीं सकता। हालांकि जिसका डर था वही हुआ। एक तीखी चीख ने हवा के शोर को तोड़ दिया और फिर ली बेई ने देखा कि इन क्रॉप जानवर एक ही तोप के गोले की तरह उड़ गया। ये हवा में घूम गया, धूल उड़ती हुई और खून के एक तालाब में जा गिरा, जिससे आसपास की जमीन खून से भीग गई तथा आसपास की धूल लाल हो गई। ली बेई की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसका दिल ऐसे जकड़ गया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी नजर इन क्रॉप बीस्ट की पीठ पर पड़ी, जहां इस समय 3 भयानक निशान खुले हुए थे और घावों से खून बह रहा था। ये कौन सा कौशल है? ली बेई अपने गले से सूखी आवाज निकलने के कारण मुंह में लार भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर गईं, मानो उसके सामने जो दृश्य घटित हो रहा था वह एक दुर्स्वप्न था। इस बीच बड़े सफेद भालू ने भी अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी और अपने मूल रूप में वापस आ गया था, और पास में बाइलिंग ने आश्चर्य से अपना मुंह खोले हुए कहा, जियो हे, तुम अद्भुत हो। बड़े सफेद भालू ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर भालू जैसी दहाड़ लगाई। पुनः शक्ति प्राप्त करने की इस भावना ने उसके आत्मविश्वास को पुनः जगा दिया। उसी समय कुछ हद तक हताश ली बेई केवल प्रथम आत्मा जानवर के युद्ध क्षेत्र पर अपनी नजरें घुमा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ज़ियाओबाई और व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट ने जानबूझकर द्वंद्व युद्ध की तैयारी करने से पहले अन्य 2 लड़ाइयों के समाप्त होने का इंतजार किया था। इसलिए जिस क्षण बिग व्हाइट बियर ने अपनी लड़ाई समाप्त की, ज़ियाओबाई ने हमला शुरू कर दिया। कोई स्पिरिट बीस्ट में बदल गया और आगे बढ़ गया। इस क्षण में ली बेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जोर से चिल्लाया, सफेद बार ड्रैगन जानवर ड्रैगन लड़ाई कौशल का उपयोग करें।